नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सादर अभिनंदन उन सबको जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। Hello and good afternoon. This is Vansh, your host for the day, welcoming you all wholeheartedly to this beautiful evening where you all have gathered to celebrate this magnificent blend of diversity. This is the second day of grand second year anniversary of Gatha. Let's come together and lose ourselves in the celebration of this fortunate day. As phenomenal as it sounds and as authentic as it seems, Gatha, released on 21st July 2019, is a mode which lets the listeners get deep into the universe of their own being. Yesterday, we witnessed talks and activities on music, literature, spirituality, poetry, and so much more with such great dignitaries. And today, as well, not too far into the event, we have some really dynamic personalities who have taken out some precious moments from their lives and are here to share their charisma, wisdom, and experiences on various other topics. So let's move forward and honor the 2 years of Gatha with glee. वंश आवाज नहीं आ रही है आपकी। About the speaker of the day, Dr. Rajiv Raj. साहित्य जगत में डॉक्टर राजीव राज एक जाना पहचाना नाम। जनपद इटावा में अध्यापन के साथ साथ इनकी स्वतंत्र लेखन में विशेष रुचि है। कई सारे स्थानीय, राजकीय और राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित डॉक्टर राजीव राज आज हर एक साहित्य प्रेमी के हृदय में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। आपके द्वारा श्री कृष्ण उद्घोष ज्योत्सना का संपादन किया जा रहा है। आपके द्वारा लिखा गीत संग्रह वेदना के फूल का हर एक गीत हृदय से सीधे छू जाता है। आपके काव्य रस के रसास्वादन से हर एक श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाता है। देश में सबसे बड़ा माना जाने वाला लाल किला कवि सम्मेलन में भी डॉक्टर राजीव राज जी ने प्रतिभाग किया और अपनी छाप मंच से श्रोताओं के मन पर छोड़ी है। डॉक्टर राजीव राज जी से वार्ता करने के लिए आज हमारे साथ हैं विश्वनाथ विश्व जी। 16 अगस्त 1991 को विश्वनाथ विश्व जी का जन्म साहित्य नगरी उन्नाव में हुआ। उन्होंने पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर से अपनी बीएससी की डिग्री हासिल की और अभी वे उन्नाव उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में असिस्टेंट टीचर हैं। इनको गीत और छंद विधा में काव्य रचना का अच्छा अनुभव है। तो आइए डॉक्टर राजीव राज जी के साथ वार्ता करते हैं विश्वनाथ विश्व जी और मैं, पर उससे पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। आईने की तरह आप बैठे रहो, आपको देखकर हम समझ जाएंगे। सो विद दिस ओवर टू विश्वनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद वंश जी। सभी मित्रों का, सभी दर्शकों का, गाथा के सभी श्रोता और साथ में यूट्यूब के माध्यम से, टाउनस्क्रिप्ट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, मैं विश्वनाथ तिवारी विश्व उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे डॉक्टर राजीव राज जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप गाथा के अभिन्न हिस्से हैं और आज एक विशेष प्रतिनिधित्व आपका है इस आयोजन में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक आभार। गाथा की परोक्ष अपरोक्ष जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी का इटावा की धरती से मैं डॉक्टर राजीव राज हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और ये सच है, गाथा से लगाव शुरुआती समय से है। तो गाथा जब जिस स्वरूप में जहां याद करेगी, मैं तत्पर हूं, संकल्पित हूं। बिल्कुल, यही कारण है कि जब हम इतने तत्पर किसी के लिए होते हैं तो हमें अक्सर करके बहुत जल्दी जल्दी याद किया करते हैं। और आइए हम शुरू करते हैं। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है हमें। मैं कभी कभी समझ भी नहीं पाता हूं कि शुरू किया जाए तो कहां से किया जाए, लेकिन शुरुआत से ही शुरू करते हैं वो भी बहुत बेहतर होता है। बीच से कहीं जंप मार करके, कहीं छलांग मार करके नहीं जाना चाहिए। तो हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि काव्य मंचों पर कविता पढ़ते हुए, कविताएं लिखते हुए एक संपादक के तौर पर एक लंबा अरसा आपने गुजारा है और कविता की यात्रा
आखिर ये यात्रा शुरू कहाँ से, आपने शुरुआत कहाँ से, कि कब आपको ऐसा लगा कि अब यहाँ की तरफ एक टर्न ले लेना चाहिए? देखिए, ये तो बता पाना मुश्किल है कि शुरुआत कब हुई। हाँ, ये जरूर है कि पिताजी कवि हैं, घर में साहित्यिक वातावरण प्रारंभ से रहा। बड़े बड़े कवियों का आना जाना पिताजी के साथ घर में मैं देखता था, उनकी आवभगत करते हुए। कविता कब वातावरण के माध्यम से हमारे अंदर आ गई ये तो मालूम नहीं, कब उसके वायरस कह लो आप, शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। हाँ, विज्ञान का विद्यार्थी रहा, जब बड़ा होने लगा तो घर में रोक टोक बहुत रही, तो लगा कि ये कुछ अलग है, मतलब हमें ऐसा नहीं करना है। और पढ़ते पढ़ते फाइनली जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया केमिस्ट्री से, उसके बाद रिसर्च हो गई, जॉब करने लगे, तो इस दौरान जब भी वक्त मिला स्टूडेंट लाइफ में, तो कवियों को सुनना, कविताओं को सुनना, चुपचाप पढ़ना, उसके लिए डांट भी खाना, ये सब चलता रहा। जी। तब ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है। अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज बहुत रुचती है तो ये मान लेना चाहिए कि वो उसका उससे कोई कनेक्शन तो है। बिल्कुल है। जिन चीजों पर प्रतिबंध था वो भी वही अच्छी लगती थी। तो मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में कोई भी प्राणी अगर साकार हो रहा है तो उसको भेजा गया है किसी खास उद्देश्य से। ये हम आप या परिवार के लोग ये सब नहीं समझते हैं कि ये क्यों आया है। वो अपनी समझ से जो बेहतर होता है अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन होता तो वही है जिसके लिए कोई आया है। और जब जॉब होने के बाद ये महसूस किया एकांत में अकेले बैठ के कि आनंद नहीं आ रहा है, आनंद तो उसी में था जो छुप छुप के किया करते थे। तो वो जो डायरी थी ना, उस डायरी को पलट के जब अपने कॉलेज के समय में स्टूडेंट्स हमारे साथी जो थे उनको सुनाया करते थे, तो वो चीजें धीरे धीरे जब लोगों के सामने हौसला आ गया ना कि अब आप जॉब करने लगे हैं तो आप बता सकते हैं कि ऐसा तो हमने भी कहा है या लिखा है, तो उसकी बड़ी तारीफ मिलने लगी। तो ये तो कविता है, ये तो गीत है। तो मालूम नहीं कब कैसा हुआ, लेकिन हाँ ये है कि एक बार जीवन में स्थापित होने के बाद, आजीविका के जब संकट से मुक्त हो गए, तब ये साहस आया कि हम इस ओर चलें, मतलब खुल के आ जाएं। अच्छा, आए तो आपके सामने है। जी, विज्ञान के विद्यार्थी आप भी रहे हैं, विज्ञान का विद्यार्थी मैं भी हूं, और कानपुर के सबसे अच्छे कॉलेज से मैंने भी ग्रेजुएशन किया, तो थोड़ा सा दबाव इस तरीके का होता है, ये मैंने भी महसूस किया है। लेकिन एक जो डायरी का जिक्र आपने किया, मुझे अभी भी याद है, मैं अपने बचपने में कहीं जिंदगी पर 2 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी, और एक कोई डायरी थी मेरे पास, उन्हीं 2 पंक्तियों को बढ़ा बढ़ा करके 40-50 पंक्तियां मैंने उससे लिखी थी। तो इस तरीके के अब यहीं से एक चीज उठाते हैं कि जो सबसे पहली डायरी थी, उसमें ऐसी कौन सी कविता है जो आपने दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को कभी मंच से सुनाई नहीं? हाँ, एक गीत है जी, मुझे जितना सुनना याद चाहेंगे आता है हम मैं लोग। सुना देता हूँ। जी। पूछ उठी कविता कल हमसे, कवि क्या काम तुम्हारा है। पूछ उठी कविता कल हमसे। पहली बार खुद को कवि महसूस कब किया? एक घटना है, व्यक्ति विशेष का जिक्र नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। कभी किसी ने पूछा कि क्या करते हो, तो मुझे ये बताने में पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने उसे कह दिया कि कविताएं लिखता हूं। मैं बता सकता था कि विद्यार्थी हूं, बता सकता था, लेकिन कविताएं लिखना हमारा काम नहीं था। बावजूद उसके प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कविताएं लिखती हूं। तो कवि हो? अच्छा, वहां से ये बात शुरू हुई। और एक गीत उस समय चोरी चोरी लिखा, पढ़ा तो कभी नहीं है, मुझे एक आध बंद उसका याद आता है तो मैं वो सुनाता हूं। पूछ उठी कविता कल हमसे, कवि क्या काम तुम्हारा है।
हम इतना ही कह पाए बस, हम इतना ही कह पाए बस, तन्हाई के सघन तिमिर में रहरों दिल का दीप जला कर हमने तुम्हें निहारा है। पूछ उठी कविता कल हमसे, कवि क्या काम तुम्हारा है। तुम चाहे जिस जिस की हो लो, हमको सिर्फ तुम्हारी आस। सावन में प्यासा फिरता हूँ, मेरी चातक जैसी आस। छाई गर्द समय की जब जब व्यथा तृणों को चुनकर, तब तब आशा के पंखों से हमने अक्सर पंथ बुहारा है। पूछ उठी कविता कल हमसे, कवि क्या काम तुम्हारा है। और यकीन मानिए ये गीत कविता जो भी है, ये जब लिखा तो मैं बीएससी पार्ट 1 में था, ग्रेजुएशन का पहला साल था, और तब का लिखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम इसमें क्या दोष है, मैंने इनको कुछ भी संशोधित करने की भी कोशिश नहीं की। ये गीत वैसा का वैसा डायरी में है, और अभी भी जब मुझे लगता है कि नितांत एकांत में होता हूँ तो कुछ ध्यान आता है तो मैं इसी गीत को गुनगुना लेता हूँ। तो ये हमारा वो गीत था जो जब मुझे नहीं मालूम कि मैं गीत भी कह सकता हूँ या गीत जैसा भी कुछ कर सकता हूँ, तब मैंने कहा था। तो वो एक बंद मैंने आपके सामने रखा है। विश्वनाथ जी संभवतः डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ नेटवर्क इशू है। आ गए नहीं, मैं आ गया हूँ वापस। कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी। कोई नहीं। मैं नेपथ्य से सुन रहा था, आपके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आई, उसको फिक्स करने में थोड़ा सा समय लग गया। अगले प्रश्न की ओर चलें। जी। 2-3 चीजें मेरे आप में बहुत सिमिलर हैं। आप भी अध्यापक हैं, मैं भी अध्यापक हूं, आप भी कवि हैं, मैं भी कुछ लिखता हूं, प्रयास करता हूं। तो कविता और अध्यापन, इनमें सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? ये तो बहुत सरल सी बात है, इसमें तो कुछ सामंजस्य बैठाना ही नहीं है। दरअसल मैं ये मान के चलता हूं कि मैं मूलतः शिक्षक ही हूं, कविता के कर्म से जुड़ गया हूं। रचना धर्मिता हमारा एक शौक है, और मुझे लगता है कि कोई अगर व्यवसाय से शिक्षक नहीं है तो भी स्वभाव से शिक्षण कर सकता है। और मैं 2005 में गवर्नमेंट जॉब में आया, तो मैं 2005 से शिक्षक नहीं हूं, मैं शिक्षक तो जन्म से हूं। मुझे लगता था कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, और वो परिवेश में ही कुछ ऐसा था कि मैं सबको, छोटे जितने भाई बहन हैं उनको कुछ बताना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शिक्षक। और विश्वनाथ जी, आप आश्चर्य मानेंगे कि मुझे अभी घर की साफ सफाई में क्लास 10th की हिंदी की बुक मिली, और मेरी उस हिंदी की बुक में मेरा जो पहले दूसरे पेज फटे हुए थे, उसमें नाम जो लिखा था मालूम है, वो डॉक्टर राजीव राज लिखा था। आश्चर्य होता है, आसानी से यकीन नहीं होता, लेकिन मैं नहीं होता। पटल के सभी लोगों के समक्ष ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूं कि ये सच है। मैं जब क्लास 10th में रहा, तब मैंने अपनी पुस्तक पर डॉक्टर राजीव राज लिखा। देखिए, डॉक्टर में तब तो था नहीं, 10th में पढ़ रहा था। राज भी मेरा उपनाम नहीं था, भाई राजीव कुमार मेरा नाम है। तो एक पता नहीं, बिना देखे ही कोई सपना सा आ गया, और उसके बाद वो देखिए वही रास्ता मिला। और मैं ईश्वरवादी हूं, मैं मानता हूं कि होता वही है जो होना है। और जब मैंने उसको देखा तो लगा कि यार मुझे तो यही करना था। तो आप सोच के देखिए कि शिक्षक तो मैं स्वभाव से हूं, और कविता कर रहा हूं। कवि तो अपने आप में एक शिक्षक है। समाज में जो कुछ भी विसंगतियां हो रही हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता है, पहले उनको बाहर लाता है, बताता है लोगों को कि ये गड़बड़ है, उसके बाद उनके समाधान प्रस्तुत करता है। तो शिक्षण और कविता दोनों मणिकांचन है, मतलब आप इनको एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। ये तो संयोग है कि मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत भी हूं। मैं अगर कुछ और भी कर रहा होता तो भी मैं शिक्षक ही होता।
शिक्षक ही होते हैं। ये चीज है कि वो हमारे अंतस में कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, हम उस काम की तरफ चल रहे हो या ना चल रहे हो, लेकिन वो अपने आप होता है, जेनेटिकली हमारे अंदर होता है। एक और प्रश्न आपसे, कि पहला कवि सम्मेलन जीवन का हम कभी भूलते नहीं हैं। मुझे भी याद है अपने जीवन का पहला कवि सम्मेलन, और संभवतः आपको भी याद होगा। तो उससे कुछ ऐसी याद जो जुड़ी हुई हो, जो आप कभी भूल ना सकते हो पहले कवि सम्मेलन की, तो हमारे दर्शकों को बताएं। इस मामले में मैं थोड़ा लकी हूं। मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब आने के बाद ही मैं थोड़ा सा लोगों के समक्ष आया कि मैं भी कविता विता लिख पढ़ लेता हूं। लोगों ने तारीफ करना शुरू करा सुनने के बाद, और बहुत ही जल्द हमारे अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन था, और एनुअल फंक्शन था सरस्वती पूजन वाले दिन ही, बसंत पंचमी को। और उस दिन कोई बारात जा रही थी हमारे ही मोहल्ले से। माने वो कार्यक्रम जो था वो सड़क के किनारे पंडाल में था, और वहां से मैं कविताएं पढ़ रहा था अपने ही कॉलेज में। और वहां बारात जो जा रही थी, तो रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद था, तो कुछ लोग उसको सुनने लगे। कविता प्रेमी आमतौर पर ऐसा करने लगते हैं। तो मेरे काव्य पाठ के बाद उनमें से कोई एक व्यक्ति मेरे पास आए, और उन्होंने मेरा नंबर लिया, और मुझे भी लगा अरे चलो अच्छा है, इनको हम बात करेंगे, अभी तो फाटक खुल गया, मैं आपसे बात करूंगा। और उसके बाद हफ्ते भर के बाद ही उन्होंने मुझसे बात की और बोले कि भिंड में एक कवि सम्मेलन है, अखिल भारतीय बड़ा कवि सम्मेलन है, उसमें आपको आना है। आप सोच के देखिए कि कैसे, मतलब कहते हैं ना कि जो आपको करना है वो कैसे होता है, आपके बिना सोचे भी आप किस लिए आए हैं, रास्ते बनते चले जाते हैं। और वो कवि सम्मेलन, जिस कवि सम्मेलन में जो कवि थे, अगर मैं उनके नाम लेना शुरू करूंगा तो आप कहोगे कि ये मतलब ये भी यकीन आसानी से नहीं होने वाली बात है। देखिए उस समय जो टॉप थे, 2005 की बात कर लीजिए, 2005 में जो सर्वाधिक पेमेंट ले रहे थे, जो सबसे बड़े कवि थे, हरिओम पंवार जी थे, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी थे, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी थे, विनीत चौहान जी थे, सरिता शर्मा जी थी, अंजुम रहबर जी थी। मतलब गजब ही टीम, और मैं पता नहीं कैसे वहां था और क्यों था। ये संयोग था। पहला बड़ा कवि मतलब पहला कवि सम्मेलन, और वो भी इतना बड़ा कवि सम्मेलन। कमलेश शर्मा जी थे, कमलेश शर्मा जी का ही संयोजन था, मैं बिना संयोजन के पहुंचा था। ये भी मैं बता दूं कि उनको किसी ने कहा होगा कि एक लड़के को सुनना है, तो वो मना नहीं कर पाए होंगे शायद। तो मैंने पहली बार कवियों को इतने करीब से देखा, और उसके बाद मैं उस मंच पर रहा और मैंने एक गीत पढ़ा था। तो मुझे पहले नंबर पर पढ़ना ही था, और मैंने बेरोजगारी पर एक गीत पढ़ा था। उसके बाद बहुत स्नेह, बहुत लाड़ दुलार, सब कवियों ने मुझे बहुत स्नेह दिया। तो ये मेरे जीवन का पहला कवि सम्मेलन था, जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। ये मुझे जैसे माँ वाणी ने अपना पुष्पक विमान भेज के कहा कि जाओ बेटा यहाँ जाओ और उन्होंने मुझे थाली में लगा के दे दिया था। संस्मरण की बात आती है, स्मृतियों की बात आती है, तो यादें झीनी रे याद आ जाता है। हाय हाय। विश्वनाथ, ये गीत जो है, आप ये कह लीजिए कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो जैसे वास्तु होता है ना, वास्तु, उसी तरह से अंक ज्योतिष आप समझ लीजिए। इंसान का अपना मुकद्दर होता है। मैंने कहा मैं ईश्वरवादी हूँ, आस्तिक हूँ, मैं मानता हूँ इन सब चीजों को। तो उसी तरह से रचना का भी अपना एक मुकद्दर होता है कि किस रचना के हिस्से में कितनी ख्याति आनी है। बिल्कुल। यहाँ पर ये कोई तय नहीं है कि वो बहुत अच्छी हो तभी उसके हिस्से में बहुत ख्याति आनी है। व्याकरण के दृष्टिकोण से उसमें क्या कमियां हो या कितनी दुरुस्त हो, ये अलग बात है। तो ये गीत कुछ इसी तरह का गीत है। इसको व्याकरण के दृष्टि से या गीत के मानक पर कितने अंक मिलेंगे वो तो समीक्षक तय करेंगे, विद्वान तय करेंगे। लेकिन जिस दिन से ये गीत आया है, इसके पीछे केवल इतनी भूमिका है कि हमारे साथी कुछ कवियों ने, मैं लगभग ये 2016 की बात है, और 5 से मैं आ गया था मंचों पर, तो 10-11 वर्ष हो गए थे आसपास। ठीक ठाक कवि सम्मेलन में जा रहा था, लेकिन फिर भी तारीफ होती थी। लेकिन मुझसे किसी मेरे शुभ चिंतकों ने, जो कवि मित्र हैं, जो बड़े हैं, उन्होंने कहा कि कवि तब तक स्थापित नहीं होता जब तक उसकी कोई पहचान की रचना ना हो। मतलब कुछ ऐसा तुम्हें मिलेगा जैसे सोम जी को मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर मिला, हाँ, है ना। तो
ऐसे उन्होंने कहा, ये उदाहरण भी उन्होंने ही दिया था, तो मुझे याद है कि कुछ ऐसा जरूर होगा। तो जी तब तुम मानना कि तुम पहचान में, मतलब उस गीत से तुम्हारी पहचान हो, कुछ ऐसा। तुम्हारे गीत एक अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए अभी तुमको वो नहीं मिला जो तुमको जो पहचान चाहिए दिलाएगा। था। जी हाँ, तो मैं सोचता था कैसे मिलेगा, तो मैं बस वही सोचता था, मेरे मन में बस वही था, किसी तरह कुछ हो। इसी बीच कानपुर से ही जुड़ी ये घटना है कि कानपुर की आभा जी हैं, उन्होंने फेसबुक पर अपने केवल इतना लिखा, यादें झीनी रे, और उन्होंने अपने कॉलेज की कोई याद लिखी। वो एक फेसबुक पोस्ट थी। मैं आभा द्विवेदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस गीत की जब भी बात करता हूँ तो क्रेडिट उनको जाता है भाई। ये पंक्ति अगर कही जाए तो मैंने सबसे पहले कहीं पढ़ी, क्योंकि यादें और झीनी यादें, ये मैं इससे पहले कभी सोचता नहीं था। तो वो यादें झीनी रे, उन्होंने बस इतना लिखा, यादें झीनी रे, और कोई उनकी पोस्ट थी। बस ये यादें झीनी रे में मेरे जहन में कितने दिन चला, चलती रही। कब तक हुआ। और ये मान लीजिए विश्वनाथ भाई कि एक ऐसा गीत है जिसमें मैंने आज तक एक कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया है। मतलब एक अंतरा आ गया तो उसको ही बहुत दिनों तक गुनगुनाता रहा। फिर हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में हमें कई दिनों तक बेड पर था, तो वही मुखड़ा गुनगुनाते गुनगुनाते फ्लो में पूरा गीत हुआ, और वो मैं आपके सामने उसके एक दो बंद रखता हूँ। माधवेंद्र भैया आ गए हैं, उन्होंने कहा हिंदुस्तान भी पहचान का गीत है। ये बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारे लोग मुझे उस गीत की भी फरमाइश करते हैं, तो मैं यादें झीनी रे का कुछ सुना देता हूँ। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। उमरिया उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। न जाने कितना चल आए, मुड़े पीछे तो घबराए। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। बुझे मन को थके तन को, थके तन को बुझे मन को। छुअन पछुआसी दीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। सुशील भाई आ गए हैं मध्य प्रदेश से, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। हवा में उड़ता पंख सफेद, देख कर होड़ पकड़ने की। हवा में उड़ता पंख सफेद, देख कर होड़ पकड़ने की। वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खम्बा छूने में, साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खम्बा छूने में। हार जाने पर गढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की। वो विद्या रानी की सौगंध, हृदय को छू न सके छल छंद। लड़कपन की वो छुटपन की, वो छुटपन की लड़कपन की। मस्तियां किसने छीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, यादें झीनी रे। और एक किशोरावस्था का बंद इसमें है। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर। खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा, एकड़ दुक्कड़ मिलकर। न जाने बचकाना कब लगने लगा, हमें कुछ पता नहीं। न जाने बचकाना कब लगने लगा, हमें कुछ पता नहीं। अचानक उपजा था संकोच, स्वयं के लड़का होने पर। एक लड़की थी टोली में, घुली मिश्री थी बोली में। एक लड़की थी टोली में, घुली मिश्री थी बोली में। मखमली रूप गुनगुनी धूप, गुनगुनी धूप मखमली रूप। हंसी ज्यों झरती चीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, झीनी झीनी रे। और इसमें कई बंद हैं, फिर आप लोगों के सब सुने हुए हैं।
सच मेरी कहूं आवाज तो आपको ठीक से आ रही है ना विश्वनाथ जी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो भावना जी ये आपके यहाँ नेट फिर कुछ नहीं, बीच में एक बार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन अभी अच्छा बेहतर अच्छा है। अच्छा अच्छा। वो कभी कभार हो जाता है, नेटवर्क का फ्लो कम ज्यादा हो जाता है, उस वजह से हो सकता है। अब आप ये बात कर रहे थे पहले वाले गीत में कि अभी गीत के पहले आप एक बात कर रहे थे कि गीत व्याकरणिक मानकों पर कितना खरा है नहीं पता, गीत लोगों को पसंद बहुत आया है। तो यहां से एक बड़ी बात उठती है जो हमारे कुनबे के लोग अक्सर बात किया करते हैं कि कवि सम्मेलनों के मानक बदल गए। हमारे पुराने लोग अभी भी संस्मरण में बात करते हैं कि बाण जी, स्नेही जी वगैरह तो हाथ पकड़ के बिठा दिया करते थे, जिसके पास कविता नहीं होती थी उसे। आज तो सब कुछ चल रहा है। तो कवि सम्मेलन की बात करी जाए और कविता सम्मेलन की बात करी जाए, इन दोनों चीजों को कहां तक आप अलग अलग, क्योंकि आप उन साहित्यकारों में से हैं जो मंच पर खड़े होने के बाद लफाजी नहीं करते। आप ऐसा कुछ अभी कभी मैंने आपको प्रयास करते हुए ऐसा नहीं देखा। तो ऐसी जब स्थितियां आप लोगों के सामने आती हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे वसीम साहब की वो पंक्तियां याद आती हैं कि हो सलीका तो हर एक बात सुनी जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर एक बात सुनी हर एक जाती बात है। सुनी जाती है। तो इस मामले में मुझे ये लगता है कि अगर आप अपनी बात को कहने का सलीका अगर आपके पास है तो श्रोता कैसे भी हो वो आपको सुनेंगे। कविता सम्मेलन और कवि सम्मेलन की बात करूं तो मुझे एक बात यहाँ कहनी है कि कवि सम्मेलन के बिना कविता सम्मेलन भी नहीं हो सकता। तो वो लोग जो बहुत विशुद्ध कविता के पक्षधर हैं और उनको लगता है कि कविता के स्तर पर जरा सी भी कोई कमी रहेगी तो उनको मंच पर नहीं आना चाहिए, या तो मैं थोड़ा सा दूसरे वाले पक्ष में हूँ। मुझे लगता है कविता पर काम तो करना चाहिए, कविता आपकी साधना है, कविता तो करनी चाहिए, लेकिन कविता की कद्र तभी होगी जब कवि सम्मेलन भी होंगे। हाँ, अब चूंकि कवि सम्मेलन ये समन्वय बना के चलना ही है। कविता कवि सम्मेलन के बिना अधूरी है, किताबों में समेट के रह जाएगी, केवल उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो पढ़ने लिखने से संबंधित हैं। जबकि कविता को जन जन तक पहुंचना है, और जन जन तक पहुंचना है तो कवि सम्मेलन बहुत आवश्यक है। और एक कवि सम्मेलन आवश्यक है तो कवि सम्मेलन में जिस तरह के श्रोता आ रहे हैं उन श्रोताओं की तादाद को देखते हुए हमें थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूंगा कि कविता के मानक से समझौता करना है, लेकिन कम से कम सरलता की ओर तो आना पड़ेगा, जो सुग्राह्य हो, जो कविता को बहुत आसानी से लोग समझ सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हम ग्रामेटिकल बात करें, व्याकरण की बात करें, तो मुझे ईश्वर माफ करे, मैं इतनी बड़ी स्थिति में नहीं हूं कि अभी कह पाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि रामचरितमानस में भी मुझे कई कई जगह व्याकरण के दोष दिखे। जो व्याकरण में पढ़ा हूं उस आधार पे कह रहा हूं, बाकी मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं कोई टिप्पणी कर सकूं उस विषय में। मैं कबीर की अगर बात करूं तो आपने देखा होगा कि कबीरदास जी ने या इन सब लोगों ने कविता के मानकों की चिंता नहीं की, बल्कि इनका जो परिस्थिति के अनुरूप जो शब्द जहां आ गया उसको वहां फिट होना ही पड़ा। मतलब जैसे कि उसने हाथ जोड़ के कहा ठीक है, अच्छा हम यहाँ बैठे जाते हैं, आप कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। मतलब तुकांत हुए या शब्द हुए, वो यूं आकर बैठ गए, बोले ठीक है अब मैं नहीं उठूंगा, भले मेरा ये स्थान नहीं है लेकिन आप कहते हो तो बैठ जाता हूँ, और वो बैठ गए तो वो उनका स्थान बन गया। हाँ, तो ये स्थिति होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये विषय बहुत ज्यादा विमर्श करना होके हमें कविता को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर थोड़ा सा लिबरल होना पड़े, थोड़ा सरल होना पड़े, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मान्य होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ। बिल्कुल आप पक्ष में हैं, क्योंकि मैं तो उन्नाव का हूँ और उन्नाव एक मामले में बड़ा कुख्यात है। उन्नाव आने के बाद साहित्यकार कहते हैं कि यहाँ वो लोग बैठते हैं आगे की पंक्तियों में जो सुन करके छंदों में मात्रा का दोष बता देते हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने भी महसूस किया, मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला। मैं उन्नाव और वो बैसवाड़ा की पूरी सरजमी में हाँ कई जगह कई बार आया गया हूँ। और अच्छा, मानक की बात होती है तो आपके जो अपने गीत हैं, बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो मंच पर आए, बहुत सारे अभी ऐसे गीत हैं जो आपने मंच पर कभी नहीं पढ़े, जो कभी नहीं पढ़े मंच पर। तो उन जो मंच पर आपने गीत कभी नहीं पढ़े, उन गीतों में से कोई एक सर्वश्रेष्ठ गीत जो आपको लगता हो कि आपके मानकों पर, कविता के मानक पर हो या ना हो, आपके मानकों पर जो खरा उतरता हो, आपको बहुत प्रिय हो, हम वो गीत सुनना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक नहीं दो गीत आपको सुनाऊंगा, थोड़े थोड़े जी, है ना।
एक वो गीत है जो मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो लिखा उससे बेहतर नहीं लिखा। हाँ, अब हर ये हर बेहतर व्यक्ति शब्द को में, एक गीत ऐसा लगता है। ये बेहतर शब्द का मैं प्रयोग यूं कर रहा हूं कि इस गीत में मुझे लगता है कि मुझे जितना गीत रचने का ज्ञान है उन मानकों पर ये पूरा खरा उतरा। अभी वो कितना, मैं इस क्षेत्र में विद्यार्थी ही हूं, अभी परिपक्वता आने में कितना समय शेष है, वो क्या क्या सीखना है वो अलग बात है, लेकिन अब तक मुझे जो आता है उस आधार पर अगर मैं ये कहूं कि ये मुझे लगता है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ लिख दिया मेरे अब तक के ज्ञान के आधार पर, तो वो गीत एक ये है जो मैं सुनाऊंगा। और दूसरा ये कि जो आपने कहा कि अभी मंच पर कम आया है या नहीं आया है, लेकिन आपको क्यों अच्छा लगता है, तो उसका कारण वो जो आपका पिछला प्रश्न था उसमें सम्मिलित है। जी। कविता भी हो और सरलता भी हो। मुझे नाम के साथ कह देता हूं, मैं भिंड फिर कई बार गया, पहले कवि सम्मेलन के बाद कई बार लगातार गया, तो उसमें जी। एक कवि सम्मेलन ये भी था कि प्रताप फौजदार जी उसमें आए थे और मैं इटावा से उनको अपने साथ लेके गया था। तो प्रताप भैया की ये टिप्पणी थी कार्यक्रम के बाद, तो यार डॉक्टर तू कठिन बहुत लिखता है, वो थोड़ा सरल नहीं लिख सकता। और उन्होंने अपने स्टाइल में कहा, और डॉक्टर तू हाँ। कठिन बहुत लिखता, वो थोड़ा सरल नहीं लिख सकता भाई, क्या ये और उन्होंने फिर मेरे उस गीत के बारे में, ये अब कौन जानेगा, ऐसा कौन समझेगा, कितने समझने वाले हैं, तेरा तरन्नुम अच्छा है, तूने प्रस्तुत बहुत झूम के किया, तो लोग तेरे पोस्टर को देखकर भी आनंदित हो रहे थे। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं जितने लोग आनंदित हो रहे थे उतने सबके सब इस गीत को समझे भी नहीं होंगे। ये उनकी अपनी समीक्षा थी। जी। तो मैं हर किसी बड़े के दिशा निर्देश को, जो मेरे विषय में अच्छा सोचते हैं, उनकी बात को सुनता हूं, मैंने कोशिश की। तो अच्छा, विष्णु दादा भी कभी कभी कहते हैं कि सरल लिखना कठिन है और कठिन लिखना सरल। तो मेरी कोशिश लगातार उस पर भी चल रही है। तो मैं दो गीत, एक वो जो मुझे बहुत पसंद है और एक वो जो मैं अब सुनाना चाहूंगा, समय को देखते हुए मुझे लगता है कि ये दो गीत मैं सुना दूंगा। हाँ। तो एक तो मैं वो गीत सुना देता हूं। यही दुर्भाग्य है क्योंकि इस तरह के गीतों को सुनने वाले कम हैं, तो सुनाया बहुत कम है, इसलिए मुझे डायरी का सहारा लेना है। बिल्कुल। मौसम सावन का है और इसलिए भी बिल्कुल ये समीचीन है, मैं सुनाता हूँ। स्वागत है। आसमां के छोर से और जल की डोर से, आसमां के छोर से और जल की डोर से, प्यार का संदेश आया बादलों की ओर से। हाँ, प्यार का संदेश आया बादलों की ओर से। खिल उठा धरती का यौवन, ख्वाहिशें पुलकी मन ही मन। खिल उठा धरती का यौवन, ख्वाहिशें पुलकी मन ही मन। आ गया मन भावन सावन, भीगा रे तन भीगा रे, भीगा रे तन भीगा रे, मन भीगा रे, भीगा रे मन भीगा रे, तन भीगा रे। स्वाति ने पलकें छुई तो, अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अब तक जो लिखा उसमें सबसे अच्छा है ये। तो अब तुम खुद एक बहुत अच्छे समीक्षक भी हो, विद्वान हो, कवि हो, तुम भी इसको जांचने की कोशिश करना। जी। स्वाति ने पलकें छुई तो सीप ने खोले नयन, स्वाति ने पलकें छुई तो सीप ने खोले नयन। प्यार का मोती सलोना दे गई जल की छुअन। हाँ, प्यार का मोती सलोना दे गई जल की छुअन। उम्र संग पेंगे बढ़ाती गा रही मल्हार है, उम्र संग पेंगे बढ़ाती गा रही मल्हार है। कामनाओं की बजाकर करधनी सौंधी पवन। हाँ, कामनाओं की बजाकर करधनी सौंधी पवन। गा रहा माटी का कण कण, गा रहा, हाँ गा रहा माटी का कण कण। छा रहा मनमोद क्षण क्षण, गा रहा माटी का कण कण। छा रहा मन मोद क्षण क्षण, शुका मंत्रण भीगा रे
मन भीगा रे मन भीगा रे, तन भीगा रे तन भीगा रे। अगला बंद क्या करता कहने हूं हैं? कि स्वागत है। प्रार्थना का रूप लेकर हम्म। प्रेम अमृत झर रहा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं इस गीत में जो शब्द हैं और एक एक शब्द अपने आप में एक शब्दकोश लिए हुए है, भावकोश लिए हुए है। प्रार्थना का रूप लेकर प्रेम अमृत झर रहा, मेघ आहा, पानी से अयाचक के अधर तर कर रहा। हाँ, मेघ क्या कहने हैं? पानी से अयाचक के अयाचक। अधर तर कर रहा। बांध बंधन वार खोले द्वार बैठी झील के, बांध बंधन वार खोले द्वार बैठी झील के, देह मंदिर में जलाकर दीप पावस धर रहा। हाँ, आहा, देह क्या बात है। मंदिर में जलाकर दीप पावस दीप। धर रहा। जब क्या बारिश कहने होती हैं? है और अगर जल के तल पर आप महसूस करें तो बूंद गिरती है, तो ऐसी ही दीप जैसी आकृति बनती है। हाँ। देह मंदिर में जलाकर दीप पावस धर रहा, बूंद की पायल छनन छन छनन छन, बूंद की पायल छनन छन, रागिनी छेड़े घनन घन, ताल दे नाचे मगन मन भीगा रे, आहा, मन भीगा रे मन भीगा रे, तन क्या बात है। भीगा रे। और अंतिम पंक्तियां कि तमतमाए जेठ के दिन और हम्म। आषाढ़ी उमस, हम्म। दूर पुरवा छोड़ बोली अब नाना इस बरस। आहा, तमतमाए जेठ के दिन, हाँ तमतमाए जेठ के दिन और आषाढ़ी उमस, उमस। दूर पुरवा छोड़ बोली अब नाना इस बरस। सांस संन्यासिन तपस्वी देह पा जाए सुफल, सांस आहा, संन्यासिन तपस्वी देह पा जाए सुफल, तृप्ति का पर्वत न डूबे जब तलक तब तक बरस। हाँ, तृप्ति आहा। का पर्वत न डूबे जब तलक तब तक बरस। खुल गए लज्जा के बंधन, हो खुल गए लज्जा के बंधन, धुल गया सब शील चंदन, खुल गए लज्जा के बंधन, धुल गया सब शील चंदन, प्राण में प्राणों का, प्राण में प्राणों का दर्शन भीगा रे, मन भीगा रे मन भीगा रे, मन भीगा रे। मनोज जैन जी की टिप्पणी आई है। मैं समझता हूं कि गीत पर ये उनकी टिप्पणी मेरे लिए आज के इस कार्यक्रम की उपलब्धि है। भावना जी तो स्नेह करती हैं, उन्हें तो अच्छा लगेगा ही। तो इस तरह से ये गीत मैंने आप सबके समक्ष रखा, और एक बहुत छोटा सा गीत जो मैंने कहा कि सरल होने की कोशिश करता हूं। इसमें कहीं कोई कठिन शब्द नहीं है। और आमतौर पर मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का। उन्होंने भाषा में जो समय के साथ हुए परिवर्तन और दूसरी भाषाओं के शब्दों के समावेश को लेकर अपनी एक टिप्पणी दी थी। वो मुझे याद है, उन्होंने कहा कि भाषा जो है वो बहती नदी के समान है। समय के साथ उसमें अन्य भाषाओं के शब्द अगर सम्मिलित होते हैं और वो लोगों को, क्योंकि समय के हिसाब से जब आज से हम 20 साल पहले की बात करें तो उस समय हिंदी के जानकार संस्कृतनिष्ठ हिंदी के जानकार हुआ करते, तो वो बोला करते थे। बीच में उर्दू का प्रभाव बढ़ा, अब इंग्लिश के शब्दों का भी प्रभाव बढ़ा। तो हमें अगर जन के मन तक पहुंचना है तो उन शब्दों को भी समाविष्ट करते हुए अपनी बात कहनी है, प्रतीकों में नयापन लाना है। तो इन बातों को ध्यान में रखा हुआ और एक गीत बिल्कुल ताजा हुआ। ताजा तो खैर क्या, उसके बाद भी हो गए 2-4, लेकिन मैं वो एक गीत सुनाता हूँ इसी इसमें। जिसके अधर मंजीरे जैसे, नैन कीमती हीरे जैसे, आहा, जिसके 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 अधर मंजीरे जैसे, नैन कीमती हीरे जैसे, जो चलती तो दीप शिखाएं हिलती धीरे धीरे जैसे, हिलती धीरे धीरे जैसे, वो हंस दी तो खुशबू की बरसात हो गई है, आहा। वो हंस दी तो खुशबू की बरसात हो गई है, मोबाइल पर
मोबाइल पर, अरे मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई हाँ, क्या है, बात है, हाँ क्या मोबाइल बात है। पर उससे मेरी बात हो गई है, जिसके अधर मंजीरे जैस। कोशिश की है कि इस गीत में राजीव राज कहीं बचे रहें, केवल कोशिश भर है, आपके सामने रखता हूँ। जी। जिसके अधर मंजीरे जैसे, नैन कीमती हीरे जैसे, जो चलती तो दीप शिखाएं हिलती धीरे धीरे जैसे, वो हंस दी तो खुशबू की बरसात हो गई है, मोबाइल पर, अरे मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है, मोबाइल क्या पर बात है, उससे क्या बात है, मेरी क्या बात कहने। हो गई है, बादल सब छट गए चांदनी रात हो गई है, हाँ, मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है, वो रूठी तो रब रूठा था, जैसे सबका सब रूठा था, हाँ, वो रूठी तो रब रूठा था, रूठा था। जैसे सबका सब रूठा था, धड़क रहा था दिल बेमतलब पर धड़कन का ढब रूठा था, धड़क रहा था दिल बेमतलब पर धड़कन का ढब रूठा था, जिसकी सांसें हैं तूफानी हम्म। और नजर जादू का पानी, हाँ, जिसकी सांसें हैं तूफानी और नजर जादू का पानी, मुरझाए चेहरों को कर दे खिलते फूलों सा नूरानी, खिलते फूलों सा नूरानी, उसकी शौक इनायत की शुरुआत हो गई है, उसकी शौक इनायत की शुरुआत हो गई है, मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है, क्या बात है, क्या बात मोबाइल है। पर उससे। और एक बंद माइनस करता हूँ, लास्ट का एक बंद पढ़ता हूँ स्वागत है। कि पहर पहर, जब ये सब हुआ उसमें एक बंद और है हम्म। उसको छोड़ के, पहर 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 त्योहार हुआ है, हम्म। सपना सा साकार हुआ है, किसी भी बोझ से इस गीत को दबाने की कोशिश नहीं की, कतई इस बात का ध्यान रखने की कोशिश नहीं की कि इसमें इस बात को सोच के लिखा जाए कि गीत का स्तर बने। मैंने बिल्कुल आसपास जैसा होता है उन चीजों को लाके बहुत सरल तरीके से बात कहने की कोशिश की है, और उसके बाद जैसी अनुभूति हुई वो मैं आपको गीत के अंतिम बंद में रखता हूं। पहर 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 त्योहार हुआ है, सपना सा साकार हुआ है, उसका लहजा बता रहा है उससे मुझको प्यार हुआ है, पहर हाँ, पहर त्योहार हुआ है, सपना सा साकार हुआ है, उसका लहजा बता रहा है उसको मुझसे प्यार हुआ है, किसको? जो मेहंदी सी मन भावन है, हम्म। रची हथेली सी पावन है, जो हम्म। मेहंदी सी जो मेहंदी सी जो मेहंदी सी मन भावन है, रची हथेली सी पावन है, पूनम जिससे रूप चुराती, जिससे जलती हर दुल्हन है, जिससे जलती हर दुल्हन है, जिससे जलती हर दुल्हन है, तय उससे कल मेरी मुलाकात हो गई हाँ, है, तय उससे कल मेरी मुलाकात हो गई है, मोबाइल पर उससे मेरी बात हो ये गई बात हो है, गई है। मोबाइल। सर माइनस इसलिए किया कि मुझे मालूम है कि एक शिक्षक होने के नाते समय की जी। अनुपालना हम कितनी आवश्यक है, हम बिल्कुल और किसी समय के दूसरे के वर्ज पर आ कार्यक्रम। भी गए हैं। बिल्कुल। जी। 1 मिनट हमारे पास शेष है, और जब तक जी वंश जी आते हैं मैं चलते चलते आपसे कुछ नए साहित्यकारों के नाम सुनना चाहूंगा जिनमें आपको संभावनाएं दिखती हैं। देखिए, नए साहित्यकार क्या, सच बात तो यह है कि मैं अभी जो गंगोजमन कर रहा हूं उसमें मैं लगातार कुछ नए लोगों को लाता हूं जो मुझे बहुत पसंद है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं हिंदुस्तान का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, सर्वाधिक लंबी सूची ये मेरे पास ही है इस मामले में। मुझे विश्वनाथ विश्व बहुत पसंद है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम सामने बैठे हो। ऐसा नहीं है, तुम भी बहुत संभावनाशील हो और मैं बहुत पसंद करता हूं, लेकिन तुमको छोड़कर मैं अब नाम लेना शुरू करूंगा। तो देखो, जी। नाम गिनाऊंगा मैं, और ये वो नाम है जो जिनको मैं सर्वाधिक पढ़ता और सुनता हूं नए लोगों में।
ज्ञान को तो पूरी दुनिया ने मान दे दिया, ज्ञान प्रकाश आकुल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। मनीषा जी के गीत सुनिए आप, अद्भुत। सोनरूपा जी के गीत सुनिए, ये सब वो लोग हैं जो धीरे धीरे आप अपनी पहचान बना रहे हैं। इनके साथ साथ आप आते जाइए, सुबोध बाजपेयी बहुत प्यारा लिखता है। अभिषेक औदीच्य, कल उसने अच्छे गीत नहीं पढ़े, मैं डांट लगाऊंगा उसको, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। सरोज जी तो अपने आप में भले थोड़ा विलंब से आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक सशक्त लेखनी है, उनका नाम क्या लिया जाए, वो बहुत बड़े रचनाकार के रूप में निश्चित तौर पर एक दिन स्वीकार्य होंगे। और नए लोगों की मैं बात करूं तो विशाल समर्पित बहुत अच्छा लिखता है। इधर मैं बात करूंगा, दिनकर पाठक ने बहुत अच्छा सुनाया, दिनकर पाठक बहुत अच्छा लिखते हैं। दीपधर बघेल एक बहुत बेहतरीन लड़का है, बघेल खंड से आता है, वो बहुत अच्छा लिखता है। और कुछ ऐसे नाम मैं लूं आपके सामने जो शायद आपने ना सुने हो, तो उसमें आपको मैं नाम बताऊंगा। गजल इन दिनों बहुत अच्छा कह रहे हैं, और गजल के साथ साथ नज्म पर काम करें, आदर्श जौनपुरी। हाँ, बहुत आदर्श अच्छा नाम जौनपुरी बहुत प्यारा लिखता है, मतलब दीवाना बहुत अच्छा बना लेने वाली अदा है उसके पास। और एक लड़का है वाशु, वो भी बहुत कमाल लिखता है। मतलब ये कुछ ऐसे, सरगम अग्रवाल, आप और दो पंक्तियों में ही उनके दीवाने हो जाओ, इस तरह के लोग अब हैं। दादा, तो बहुत लंबी अब हम सूची है। लोग समय का 1 मिनट अतिक्रमण कर चुके हैं, और यहाँ से हम बिल्कुल। डॉक्टर साहब से विदा मांगेंगे और इस कार्यक्रम को यहीं से विरमित करके आगे वंश जी की तरफ चलेंगे। चलते चलते आपके लिए 4 पंक्तियां अंबर जी कहना चाहूंगा कि अग्नि के गर्भ में पला होगा, शब्द जो श्लोक में ढला होगा। अग्नि के गर्भ में पला होगा, शब्द जो श्लोक में ढला होगा। दृग मिले कालिदास के उसको, अश्रु उसका शकुंतला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव राज जी हमसे जुड़ने के लिए। और वंश जी, आगे का कार्यक्रम आपके हाथ में। आभार गाथा की पूरी टीम को। ऐसा आभास होता है कि आपने हमें भी अपनी वाणी और शब्द से मंत्रमुग्ध कर दिया। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, और अब अगली आवाज आप सुनेंगे वैभव की।